तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इसमें हमारा है ये लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। आज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्लास 12th का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना। आगे हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है पहले ये जान लेते हैं कि बेसिक मीनिंग क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग है कि अगर मेरे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, लेट्स से एक नेगेटिव क्यू है और एक क्या है, पॉजिटिव क्यू है। दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, माने एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सेम अमाउंट के। एक मान लो -2 माइक्रोकूलम है और एक +2 माइक्रोकूलम है। इनको अगर मैं सेपरेट कर देता हूं कुछ स्मॉल डिस्टेंस से, इनको सेपरेट कर देता हूं कुछ स्मॉल डिस्टेंस से, तो हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो ये नीचे जो मैंने अरेंजमेंट बनाया, ये यहाँ पे जो सामने अरेंजमेंट बन रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। कि एक चार्ज है -q, एक चार्ज है +q और उनके बीच हमें कुछ सेपरेशन नजर आ रही है। तो ये क्या बन गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर हमें डिफाइन करने को आएगा तो हम क्या लिखेंगे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। बिल्कुल सिंपल सी बात है। नेक्स्ट होता है हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये क्या करता है, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। ये हमें डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर करके बताता है, कि डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। दूसरी चीज, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो कहता है इसकी डायरेक्शन अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये सब समझेंगे हम क्या मीनिंग है इसका। फिर इसके मैग्नीट्यूड की बात, फिर एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको लिखते हैं हम स्मॉल p वेक्टर से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल p वेक्टर से। और इसकी जो डायरेक्शन होती है ये होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल का क्या मतलब है कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूं, तो जो भी ये ज्वाइन करता हूं स्ट्रेट लाइन से, इस लाइन के अलोंग ही डायरेक्शन होगी। इस लाइन के अलोंग ही, आगे या पीछे जहां भी डायरेक्शन होगी इस लाइन के अलोंग ही होगी। अलोंग डाइपोल एक्सिस होगी डायरेक्शन किसकी, डाइपोल मोमेंट की। और होगी कैसे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, नेगेटिव है देखो यहां पर फर्स्ट वाला चार्ज और ये राइट साइड पे क्या है, पॉजिटिव। तो जो डाइपोल मोमेंट है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्टेड होगी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्लियर। अब इसकी जो वैल्यू है, डायरेक्शन तो हमने देख ली, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो वैल्यू है, माने इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर हमसे पूछें कि भाई मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। किसी भी एक चार्ज को कंसीडर करें, दोनों की वैल्यू तो सेम ही है। अगर एक -2 माइक्रोकूलम है, दूसरा 2 माइक्रोकूलम है, तो वैल्यू वाइज तो दोनों बराबर है। हम वैल्यू कंसीडर करेंगे, जैसे हमने लिख दिया ये Q, ठीक, मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। अच्छा, डाइपोल के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस क्या है। अब डाइपोल के बीच सेपरेशन डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। हम उसको कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। हम उसको कंसीडर करते हैं बच्चों जनरली, लेट्स से, चलो इसको कंसीडर कर लेते हैं हम 2a। अभी 2a क्यों कंसीडर किया, बुक में 2d लिखा हो सकता है, 2l लिखा हो सकता है, d लिखा हो सकता है। 2a कंसीडर इसलिए करते हैं कि आगे हमें डेरिवेशंस में जस्ट क्या होगा, थोड़ी कैलकुलेशन करने में सिंपल हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप a भी कंसीडर करोगे या d भी कंसीडर करोगे, जैसे ये जो भी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, डाइपोल के डिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया, 2a कंसीडर कर लिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, 2a। कोई वेरिएबल कुछ भी डिस्टेंस आप 2x कंसीडर करो, 2y कंसीडर करो, 2l कंसीडर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप a भी कंसीडर करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि जो भी डिस्टेंसेस होंगे हम उनकी मेजरमेंट करते हैं डाइपोल के सेंटर से। डाइपोल का सेंटर, डाइपोल के सेंटर को मान लो मैं मार्क कर देता हूं यहाँ पे O। तो डाइपोल के सेंटर से अगर मेजरमेंट होगी तो सेंटर से एक चार्ज की दूरी आ जाएगी a और दूसरे चार्ज की भी दूरी आ जाएगी a। तो हमारे लिए सिंपल होगा कि O से -q की डिस्टेंस कितनी है a, और O से +q की भी कितनी है a, और टोटल हमने बोल दिया 2a।
क्लियर। अगर हम a बोल देंगे तो फिर o से माइनस क्यू की हो जाएगी a/2 और o से प्लस क्यू की हो जाएगी a/2, तो भी आंसर सेम ही आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए कैलकुलेशन की हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को 2 टाइम्स कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर। आगे डेरिवेशन करेंगे तो आपको ये चीज पता भी लग जाएगी। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, q इंटू डिस्टेंस बिटवीन, ये 2a क्या है बच्चों, ये याद रखना है, 2a क्या है, 2a डाइपोल लेंथ है। क्या है 2a, डाइपोल की लेंथ है, ऐसा नहीं कि डाइपोल की लेंथ a है, डाइपोल की लेंथ को ही 2a बोल दिया। ठीक, इसका हमसे एसआई यूनिट पूछ ले, मान लो क्या पूछ ले हमसे कि इसका एसआई यूनिट बताओ, तो एसआई यूनिट क्या बताएंगे, इसका चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है कूलम, और 2a तो एक लेंथ है, लेंथ माने मीटर, कूलम मीटर। और अगर हमसे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ ले तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज होता है a इंटू टी, कूलम क्या होता है करंट इंटू टाइम, और मीटर होता है लेंथ, तो a t इंटू एल, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक, तो हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट भी लिख लिया, ये डाइपोल मोमेंट के बेसिक आ गए। ठीक, डायरेक्शन कहां होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, आपको याद रखनी है डायरेक्शन कहां होती है डाइपोल की, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल से रिलेटेड आपको कोई डेरिवेशन पेपर में बहुत बार देखने को मिल जाती है, ये जो पहले दो डेरिवेशन है इनमें से कोई एक 4 नंबर की 3 नंबर की पेपर में बहुत बार देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, तो पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। फर्स्ट क्या है, एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन का क्या मतलब, दूसरा मतलब होता है एंड ऑन पोजीशन, है ना, एक्सियल लाइन और एंड ऑन पोजीशन भी लिखा होता है। एक्सियल लाइन माने एक्सिस पे, कि डाइपोल को आपने ज्वाइन कर दिया माइनस क्यू प्लस क्यू को, तो इससे ज्वाइन करती जो स्ट्रेट लाइन है, कहीं ना कहीं इस स्ट्रेट लाइन पे, इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं हमें फील्ड निकालनी है। फिर आता है फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड कितनी होती है। ठीक, एक्सियल लाइन का मतलब है कि अगर ये मेरा डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये अगर डाइपोल है तो इस एक्सिस पे मान लो कोई पी पॉइंट है, यहां पर है कोई पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सिस पे, पीछे भी हो सकता है यहां पे। और इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है कि अगर ये मेरा डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बीच से जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ये पी पॉइंट कहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड कितनी आती है। ठीक, और एट एनी अदर पॉइंट, एट एनी अदर पॉइंट, अगर ना तो वो पॉइंट एक्सिस पे हो ना तो वो पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, तो हम कैसे निकालेंगे कि मान लो ये एक डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, और पॉइंट कोई पी मान लो ऐसे ही रैंडम है, यहाँ पे ये सेंटर से देखी जाती है सारी बातें, कहां से देखेंगे हम, सेंटर से, यहाँ कहीं सेंटर है बीच में। अब ये पी पॉइंट कोई रैंडम पॉइंट है स्पेस में, तो इस पी पॉइंट की कुछ डिस्टेंस होगी यहाँ से, इसका कुछ एंगल भी होगा ये डाइपोल के साथ, तो इस पी पॉइंट पे कोई रैंडम पॉइंट होगा, ना तो वो एक्सिस पे है ना तो वो इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो फील्ड कैसे निकालेंगे। तो इन तीनों केसेस को हम स्टेप बाय स्टेप, है ना, बारी बारी से हम तीनों केसेस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। चलिए, अब हमारे पास क्या आ गया, फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। फील्ड हमारे पास किस पे आ गई, एक्सियल लाइन। ठीक है, फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। सबसे पहले हमने क्या किया, एक डाइपोल हम कंसीडर करते हैं, हमारे पास क्या है, ये एक बच्चों डाइपोल है, लेट्स से ये एक डाइपोल हमने कंसीडर किया। चलिए, ये डाइपोल है हमारा माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, ये एक हमने डाइपोल कंसीडर किया। डाइपोल का सेंटर है हमारे पास O, डाइपोल का सेंटर क्या है, O। ठीक, इस डाइपोल की एक्सिस पे, एक्सियल लाइन पे हम क्या करते हैं, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं P। यहां पे मान लो हमने क्या पॉइंट कंसीडर किया, P। हमारा क्या काम है, एक्सियल लाइन पे ये जो पॉइंट P है, हमने यहां पर फील्ड फाइंड करनी है, फील्ड की वैल्यू पॉइंट P पे कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट P पे कितनी है, ये हमारा मकसद है। फील्ड ऑन एक्सियल लाइन किसकी वजह से, ड्यू टू डाइपोल, किसकी वजह से, ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे पॉइंट P है जिसपे हमें फील्ड निकालनी है। तो जब भी किसी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, आपको याद होगा हम क्या करते हैं, वहां पर एक यूनिट टेस्ट चार्ज एज्यूम करते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम एज्यूम करते हैं कि वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। फिर ये टेस्ट चार्ज किस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है, सेम फील्ड होती है। ठीक, फॉर्मूला हमें आता ही है, KQ/R²।
लेट से ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पी पॉइंट पे, ये ओ पॉइंट से, सेंटर ऑफ डाइपोल से, लेट से मान लेते हैं इसका जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डाइपोल से, ये है आर। ये डिस्टेंस कितना है? आर। कहां से? सेंटर ऑफ डाइपोल से। ठीक। और डाइपोल की लेंथ हम क्या बोलते हैं? डाइपोल की लेंथ को हम मानते हैं 2a। को पता है डाइपोल की लेंथ हम मान रहे हैं 2a। 2l भी मान सकते हैं, 2d भी मान सकते हैं, d भी मान सकते हैं, हमने 2a मान ली। अगर डाइपोल की लेंथ 2a है तो O से माइनस क्यू की लेंथ कितनी हो गई? a हो गई। O से प्लस क्यू की लेंथ भी कितनी हो गई? a हो गई। क्यों? O तो मिड पॉइंट है। क्लियर? चलिए, अब जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा ये प्लस क्यू की वजह से, ये जो हमारा पॉजिटिव क्यू चार्ज है प्लस क्यू, इस प्लस क्यू की वजह से जो यूनिट टेस्ट चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव में होगा रिपल्शन, तो फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लगेगी कहां की तरफ? राइट की तरफ। और कितनी लगेगी फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? साथ साथ में वैल्यू भी लिखते चलते हैं। ठीक है, फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लगेगी कितनी? फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लगेगी के क्यू बाई आर का स्क्वायर। आर क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस है ना। फील्ड क्या होता है? देखो फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या है? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आर क्या होता है? ये आर होती है डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज। ये आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज। यहां पर सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच, माने प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच, टेस्ट चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आएगी आपको आर माइनस ए। ये डिस्टेंस कितनी आएगी? आर माइनस ए। आप गौर से देखिए ये डिस्टेंस कितनी है? आर माइनस ए, इसका स्क्वायर, आर माइनस ए का स्क्वायर। देखो ओ से पी तक डिस्टेंस कितना है? ओ से पी तक डिस्टेंस है आर। फिर हमें चाहिए, लेकिन हमें चाहिए प्लस क्यू से क्यू नॉट तक का डिस्टेंस। प्लस क्यू से क्यू नॉट तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए तो माइनस करना पड़ेगा, जो ओ से पॉजिटिव क्यू का है वो तो माइनस करना पड़ेगा, तो आर माइनस ए। क्लियर? चलिए, ये बात आपको समझ आ गई होगी। सिमिलरली ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होगा नेगेटिव पॉजिटिव में, तो इसकी फील्ड कहां की तरफ आएगी? लेफ्ट की तरफ। फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज को अगर मैं यहां पे लिखूं तो ये भी होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अभी, डायरेक्शन के लिए हम वेक्टर फॉर्म लिख लेंगे। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। आर माने डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। अब इस केस में सोर्स चार्ज कौन है? माइनस क्यू। टेस्ट चार्ज कौन है? क्यू नॉट। अब क्यू नॉट और माइनस क्यू में डिस्टेंस कितना है? देखो ओ से पी तक तो आर, और इसमें आपको ये वाला डिस्टेंस भी ऐड करना पड़ेगा, ये ए भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आर प्लस ए। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर प्लस ए। तो यहां पर आप लिखोगे आर प्लस ए का स्क्वायर। क्लियर? तो आई होप आपको ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव की वैल्यू भी समझ आई होगी। इनका डायरेक्शन साफ दिख रहा है डायग्राम से, एक लेफ्ट की तरफ है, एक राइट की तरफ है। अच्छा, क्लियरली ये बात भी हम बोल सकते हैं यहां पर, क्या बोल सकते हैं? जो ई पॉजिटिव की वैल्यू होगी ना, जो ई पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड होगा, इट इज ग्रेटर देन ई नेगेटिव। ये बात हर बच्चे को समझ आनी चाहिए। जो ई पॉजिटिव की वैल्यू है वो ई नेगेटिव से ज्यादा ही होगी। क्यों ऐसा ज्यादा होगा? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज देखो और नेगेटिव चार्ज देखो, दोनों सेम ही मैग्नीट्यूड के हैं। अगर एक लेट से -2 माइक्रोकूलम, दूसरा +2 माइक्रोकूलम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा क्लोज है पी के, तो जो ज्यादा क्लोज है उसकी फील्ड ज्यादा होगी। फील्ड हमें पता है डिस्टेंस के साथ पॉइंट चार्ज की कम होती जाती है ना। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फील्ड कम होती जाएगी। अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा दूर है तो उसकी फील्ड कम। सो दिस इंप्लाइज जो नेट फील्ड की वैल्यू है, नेट फील्ड कहां पर? एट पी। जो नेट फील्ड की वैल्यू है वो क्या होगी? ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव होगी। ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव उसकी वैल्यू होगी, और कहां की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी? अलोंग ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव डोमिनेट कर रहा है, वो बड़ा है, तो जो नेट फील्ड है, नेट फील्ड किसकी डायरेक्शन में होगी? नेट फील्ड पी पॉइंट पे बच्चों इधर की तरफ आएगी। पी पॉइंट पे जो नेट फील्ड आएगी, पी पॉइंट पे जो हमारी नेट फील्ड आएगी वो कहां की तरफ होगी? वो होगी राइट की तरफ। जो नेट फील्ड आएगी पी पॉइंट पे वो कहां की तरफ होगी? राइट की तरफ। क्यों होगी राइट की तरफ? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव फील्ड जो है, ई पॉजिटिव की फील्ड ज्यादा है। क्लियर? अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करने हैं। यहां पर क्या करना है? वैल्यूज हम पुट करेंगे।
ई नेट में क्या करेंगे, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर? चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। ई नेट, ई नेट कहां पर, ई नेट का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई नेट, या इसको ई एक्सियल भी लिखते हैं, है ना। ई नेट बने ये जो नेट फील्ड है बेसिकली, ई जो मैं लिख रहा हूं नेट फील्ड कहां पर, एट पी, इसको ई एक्सियल भी आप लिख सकते हो, ई एक्सियल। ठीक, तो एक्सियल लाइन पे जो नेट फील्ड है ई ए एक्स, ये कितनी है, ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, ई पॉजिटिव की वैल्यू के क्यू बाई आर माइनस ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू भर देते हैं के क्यू बाई आर माइनस ए स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का स्क्वायर, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब क्या करोगे, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन है, के क्यू आपने कॉमन ले लिया, यहां पर आ गया आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब सिंपल है, आगे एलसीएम करेंगे हम लोग, के क्यू एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमने लिया, कितना आ गया, आर माइनस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर कितना आ गया, आर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, के क्यू ए प्लस बी होल स्क्वायर। आई होप ये बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर क्या बन रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ar या 2ra, ठीक, सॉरी प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ra माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और डिनोमिनेटर में आप गौर से देखिए, ए माइनस बी ए प्लस बी इनका होल स्क्वायर है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और इस पूरे का होल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। कितना आ गया, के क्यू, ऊपर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाहर होल स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो भाई, ए स्क्वायर प्लस का माइनस का, आर स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, के क्यू 2ra कितना हो गया, 4ra डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। क्लियर? इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम कर ले तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, के क्यू इंटू 2a, देखो 4 था, 4 को लिख दिया 2 यहां पे लिख दिया, तो एक 2 को बाहर लिख दो, 2 इंटू 2 4 हो गया। अब 2a हमने लिख दिया, 2a भी हमने लिख दिया, 4 को लिख दिया ना 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, के क्यू ए ये लिख दिया, और हमारे पास क्या है, और है हमारे पास आर, तो आर भी है, ठीक, आर भी लिख दो, आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये वैल्यू देखो गौर से, Q इंटू 2a, बच्चे Q इंटू 2a क्या होता है, Q इंटू 2a होता है डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2a क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 2kpr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब किसी बुक में ऐसा लिखा हो सकता है, k की वैल्यू लिखी हो सकती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम वैसे भी लिख सकते हैं कि हमने क्या लिख दिया, इसको k को लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया 2pr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक, k की वैल्यू अगर हम लिख देते हैं पूरी, तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन का एक्सप्रेशन हम यहां पे लिख लेते हैं फाइनल, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू अ डाइपोल इज 2kpr डिवाइडेड बाय, तो 2kpr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, यही आया था,
यही है। और अगर k को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं तो वैसे भी हम लिख सकते हैं इसको क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ठीक, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल का। ये डेरिवेशन आपको पेपर में आता है कई बार। ठीक, चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो नोट रखने वाली हैं वो क्या है, याद रखने वाली चीजें। पहली चीज ये याद रखने वाली है कि अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें, क्या लिखें इसका वेक्टर फॉर्म, डायरेक्शन, अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ई एक्सियल, इसके ऊपर वेक्टर, जो वेक्टर क्वांटिटी है उनके ऊपर वेक्टर लगाएंगे। ये क्या आएगा 2k p, p के ऊपर वेक्टर r डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक, अब जो p वेक्टर, और गौर से देखिए डायग्राम में जो p वेक्टर है, p वेक्टर कहां है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। देखो p वेक्टर कैसे होता है, p वेक्टर होता है ये, p वेक्टर माने डाइपोल मोमेंट वेक्टर। डाइपोल मोमेंट वेक्टर कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, माने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये होगा लेफ्ट टू राइट। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ई एक्सियल है, जो ई एक्सियल है, ई एक्सियल है पॉजिटिव की तरफ, अलोंग पॉजिटिव चार्ज, तो ई एक्सियल की भी यही डायरेक्शन है। जो ई एक्सियल की डायरेक्शन है और जो पी वेक्टर की डायरेक्शन है वो सेम है, तो माने वो पैरेलल है। वो क्या है, पैरेलल, माने उनके बीच एंगल कितना है, जीरो, उनके बीच एंगल जीरो है। तो हमें ये बात समझ आनी चाहिए, क्या बात समझ आनी चाहिए कि जो ई एक्सियल होती है, जो फील्ड ऑन एक्सियल लाइन होती है, इट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और जो एंगल बिटवीन ई एक्सियल, एक्सियल फील्ड एंड जो डाइपोल मोमेंट है, इसके बीच जो एंगल होता है, पैरेलल चीजों के बीच एंगल कितना होता है, पैरेलल वेक्टर्स के बीच एंगल होता है 0 डिग्री। तो कई बार एमसीक्यू आपको आ जाता है कि एक्सियल लाइन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल कितना होता है, इट इज 0 डिग्री। ठीक, और वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो ये हमने वेक्टर फॉर्म भी लिख दी है। चाहो तो k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख देंगे, आपको p के ऊपर बस वेक्टर लगाना है। क्लियर, और वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल, पैरेलल दैट इज 0 एंगल। ठीक, एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वेक्टर फॉर्म आपने ध्यान रख दी, शॉर्ट डाइपोल, इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल, ये इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल भी आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली याद होना चाहिए, तो कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाता है। इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल, अभी शॉर्ट डाइपोल का मतलब है कि उसकी लेंथ बहुत ही छोटी है, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए मतलब है कि r इज मच मच ग्रेटर देन a, r जो है वो a से बहुत बड़ा है। डाइपोल की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है, तो ये a हो गया, 2a हो गया, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, और r वैल्यू जो है वो बहुत ही बड़ी है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम आर स्क्वेयर माइनस जो ए स्क्वेयर होगा, ये अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वेयर ही होगा, क्योंकि ए तो बहुत छोटी वैल्यू है, और एक बहुत छोटी वैल्यू का स्क्वेयर करेंगे वो और छोटा हो जाएगा, और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को उस केस में क्या लिखेंगे, आर स्क्वेयर। एंड इन दैट केस जो फील्ड ऑन एक्सियल लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, 2kpr डिवाइडेड बाय आर माइनस आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को लिखेंगे आर स्क्वेयर, और बाहर एक और स्क्वेयर है, तो ये कितना हो गया 2kpr डिवाइडेड बाई आर की पावर 4। तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि शॉर्ट डाइपोल जो होता है, जो हमारा शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन जो आएगी, ठीक है, फॉर शॉर्ट डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन कितनी आती है, 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहां से आपको यह भी पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और कई बार पेपर में एक नंबर का ग्राफ ड्रॉ करने को आ जाता है, और आपको पता है इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी जब भी होती है, क्यूब की हो या स्क्वायर की हो या सिंगल हो, ई वर्सेस आर, तो ग्राफ का नेचर ऐसा ही रहता है, कुछ इस तरह का ग्राफ आप बना सकते हो। क्लियर? ई वर्सेस आर ग्राफ भी अगर एक नंबर का हमें आता है तो हम क्या बनाएंगे, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, तो ई वर्सेस आर ग्राफ भी मैंने आपको साइड में बना दिया। अब ये डेरिवेशन आपने बिल्कुल ध्यान से समझने, आपको 3-4 नंबर का पेपर में आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, और क्या बोलते हैं, एंड पोजीशन। डायग्राम समझना है, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। फिर हमें नेट फील्ड जो निकालनी है या एक्सियल फील्ड जो निकालनी है, वैल्यूज हम लिखेंगे और उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन हमें क्या डायग्राम से देख के पता चल रही है कि पॉजिटिव की तरफ होगी। क्यों? पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है। फिर हमने क्या सिंपल ये कैलकुलेशन की, सिंपल मैथ किया, इसको सॉल्व किया और हमारे पास वैल्यू आ गई। और फिर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए कि अगर वेक्टर फॉर्म पूछता है तो हमें कैसे लिखना है, क्योंकि ई वेक्टर, एक्सियल वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, और जो पी वेक्टर है डाइपोल मोमेंट वेक्टर, वो सेम डायरेक्शन में है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, दोनों के ऊपर वेक्टर लगा दो बस। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होते तो आगे नेगेटिव भी लगाते, नेगेटिव साइन शो करता है कि वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर इनके बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री एंगल होगा, ये आपस में पैरेलल होंगे। शॉर्ट डाइपोल के केस में क्या करेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर लिखेंगे, और फिर जो रिजल्ट है उसको याद भी रखेंगे कि एक्सियल फील्ड इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल क्या होता है, 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और प्रोपोर्शनैलिटी में क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और ग्राफ हमने बना लिया। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट फिर हमारा आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। फिर हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से, माने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमें फील्ड निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक, क्या किया हमने, एक डाइपोल कंसीडर करेंगे। सिमिलर वे में हमने क्या किया, एक डाइपोल कंसीडर किया, और ये डाइपोल जो है सेम 2 वे इसकी लेंथ लेंगे, इसका सेंटर O होगा, और ये डाइपोल हमने कंसीडर किया, एक नेगेटिव चार्ज माइनस Q और एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, और इसका सेंटर O। ठीक, सेंटर हमने O कंसीडर किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने एक ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना आता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने एक लाइन लगाई बीच से 90 डिग्री पे। ठीक है, ये लाइन लगा दी 90 डिग्री पे। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट हम P कंसीडर करते हैं, यहां पे हमने कोई पॉइंट P कंसीडर किया, और हमारा क्या मकसद है, हमारा मकसद ये है, ये P पॉइंट जो हमने कंसीडर किया, हमारा मकसद क्या है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना। जो P पॉइंट है, यहां पर हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है वहां पर क्या एज्यूम करेंगे, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम क्या करते हैं वहां पर एज्यूम करते हैं, और उस पर फोर्स देखते हैं, हमें डायरेक्शन इजीली पता चल जाती है। ठीक, डाइपोल का लेंथ सेम वे में आपको पता है, अब आपको याद रहना चाहिए, डाइपोल का लेंथ हम 2a मान रहे हैं, तो ये लेंथ भी a आएगा फर्स्ट हाफ, और सेकंड हाफ भी a आएगा। ठीक, O से, सेंटर वाले पॉइंट से, जहां से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं किसका, पॉइंट का, जहां पर टेस्ट चार्ज होता है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम आई थिंक r बोल रहे थे, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, r बोल देते हैं। ये डिस्टेंस क्या है, अगेन r है। क्लियर? चलिए, ये बात भी हमें समझ आ गई। पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अगर प्लस Q की वजह से हम देखें, तो ये जो प्लस Q है हमारा चार्ज, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही फोर्स लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो लाइन ज्वाइन करा दो यहां से, ये लाइन ज्वाइनिंग, इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही फोर्स लगेगी। अब पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगी, तो ये फोर्स कहां लगेगी, ये फोर्स लगेगी इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। ठीक, तो फील्ड भी इधर की तरफ, फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव। क्लियर? अभी नेगेटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज भी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही इंटरैक्ट करेंगे, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही फोर्स लगेगी, और नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो इनकी फोर्स आएगी ऐसे अट्रैक्टिव, तो ये क्या आ गई, फील्ड ड्यू टू नेगेटिव, फील्ड ड्यू टू नेगेटिव। क्लियर?
अब एक वेक्टर देखो आपका ई पॉजिटिव वेक्टर है, वो एक अलग डायरेक्शन में है, ई नेगेटिव एक अलग डायरेक्शन में है, तो दो वेक्टर्स के बीच कुछ ना कुछ एंगल भी बनेगा। चलिए एंगल भी देखेंगे। लेट से ये जो एंगल है यहां पर माइनस क्यू या प्लस क्यू एक ही एंगल होगा। लेट से ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा। तो ये वाला इधर वाला भी थीटा ही होगा, आप इजीली इसको समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल आपकी साइड्स इसके दोनों देखो बराबर हैं, ठीक है, नीचे वाला साइड कॉमन है, तो थीटा एंगल होगा सिमेट्री से। जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव का रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा। इमेजिनरी पैरेललोग्राम, अगर आपने दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से निकालते हैं। आपने इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट की और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ये नेट फील्ड, जिसको हम बोलेंगे फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, अब ये इक्वेटोरियल लाइन की जो फील्ड निकालेंगे तो एंगल आपको पता है, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये यहां पर अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा ऊपर वाला, और ये नीचे वाला एंगल भी थीटा होगा। ये हर बच्चे को पता होगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। ठीक, तो ये नीचे वाला एंगल भी क्या है, थीटा है, ये ऊपर वाला एंगल भी क्या है, थीटा है। क्लियर? चलिए ये बात हमें समझ आ गई। डायग्राम हमने बिल्कुल ढंग से समझनी है। ठीक, लेट से नेगेटिव चार्ज से, कहां से, लेट से हमारा जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज, दो चार्ज है। नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है टेस्ट चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज से मान लो ये डिस्टेंस r1 है और नेगेटिव चार्ज से ये डिस्टेंस r2 है। सिंपल, हमने r1 r2 इनके नाम रख दिए। क्लियर? और r1 r2 आप साइड में लिख भी सकते हैं, सबको पाइथागोरस आती है, तो r1 r2 की वैल्यू हर कोई यहां पे लिख सकता है। ठीक, यहां पर मैं लिख देता हूं r1 r2 की वैल्यू। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, हम कभी भी r1 की वैल्यू को क्या लिख देंगे, रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और कभी भी अगर मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी, r2 की वैल्यू को, तो ये भी क्या होगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ठीक, माने r1 और r2 दोनों एक ही चीज है। r1 और r2 क्या है, दोनों एक ही चीज है। तो यहां से आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी कि जो r1 है वही r2 है, सेम ही है, एक बात है। क्लियर? ई पॉजिटिव की वैल्यू निकालते हैं, फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। चलिए, फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो होगी, फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू आप लिख सकते हो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस है r1, तो ये होगा r1 का स्क्वायर। और डायरेक्शन हमें डायग्राम से दिख रही है, पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक, और ई नेगेटिव का अगर मैं वैल्यू निकालूं, ई नेगेटिव की वैल्यू निकालूं, तो ये क्या होगी, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, माने सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस ये आएगा r2 का स्क्वायर। अब हमें पता है r1 और r2 तो एक ही है, बिकॉज r1 इक्वल टू r2, r1 और r2 क्या है, इक्वल है। तो अगर r1 r2 सेम है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही आ जाएगा, वैल्यू तो सेम ही आ जाएगी दोनों केस में। r1 r2 अगर सेम है, दिस इंप्लाइज ई पॉजिटिव इक्वल टू ई नेगेटिव, ये दोनों वैल्यूज सेम ही हैं। ई पॉजिटिव इज इक्वल टू ई नेगेटिव, और लेट से इसको बोल देते हैं हम ई, क्या बोल देते हैं इसको हमने, अगर दोनों वैल्यूज सेम ही हैं, क्योंकि नीचे r1 हो चाहे r2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है, तो हमने इसको ई बोल दिया। इसको क्या बोल दिया, ई। और ई की वैल्यू लिखना बहुत आसान है। ई की वैल्यू कैसे लिखेंगे, एंड हियर ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, चाहे r1 लिखो चाहे r2 लिखो, दोनों की वैल्यू तो है कितनी, दोनों की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई, r1 और r2 की वैल्यू आप लिखोगे नीचे, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, लेकिन के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है तो बाहर लगेगा स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो बाहर क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू तो आ गई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, और बाहर एक ऊपर स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर लग गया। रूट और स्क्वायर क्या हो गया, खत्म। तो आपने इजीली क्या लिख दी, अपनी ई की वैल्यू लिख दी, के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी सबको, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
ये आर है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको साफ सा लिख देते हैं आर। चलिए अब क्या निकालना है हमें, ई इक्विवेलेंट निकालना है। दो तरीके हैं ई इक्विवेलेंट निकालने के, या तो आप क्या करो, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा दो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला सबको आता है, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। या तो रेजोल्यूशन से आप कर लो, और रेजोल्यूशन से थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक, तो पहले हम रेजोल्यूशन से कर लेते हैं। देखो रेजोल्यूशन में आपको एक बार यहां पर रिमाइंड करवाता हूं। यहां पी पॉइंट का सिर्फ मैं डायग्राम बना रहा हूं। पी पॉइंट पे ऐसे है कुछ ई पॉजिटिव, ई पॉजिटिव इक्वल टू ई। देखो हमने क्या किया, ई पॉजिटिव इक्वल टू ई नेगेटिव इक्वल टू ई, तो मैं सिर्फ ई लिख रहा हूं खाली। और यहां की तरफ लग रहा है ई नेगेटिव भी ई है। और ये है आपका रिजल्टेंट। आपने इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट किया हुआ है, और ये है आपका रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट आपका क्या है, देखो ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा। अब रेजोल्यूशन जिस बच्चे को आता है वो ऊपर वाले ई को रिजोल्व करेगा। ऊपर वाला जो ई है उसका थीटा के अलोंग कंपोनेंट लिखेगा, तो वो क्या लिखेगा, उसको ई कॉस थीटा। नीचे वाला रिजोल्व करेगा थीटा के अलोंग, तो वो भी उसको क्या लिखेगा, ई कॉस थीटा। तो दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जो ई इक्वेटोरियल है, जो ये ई इक्वेटोरियल है, ई इक्वेटोरियल को आप क्या लिख दोगे, 2e cos थीटा। e cos थीटा प्लस e cos थीटा कितना आ गया, 2e cos थीटा। अब cos थीटा तो आप डायग्राम से इजीली लिख सकते हो, e की वैल्यू आपने निकाल ही रखी है। e की वैल्यू देखो आपने निकाल के रखी हुई, e की वैल्यू तो कभी भी पुट कर लेंगे। cos थीटा की वैल्यू डायग्राम से निकाल लो। cos थीटा कितना होगा, कहीं से भी निकाल लो डायग्राम में। cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। R1 लिखो R2 लिखो, आपकी मर्जी है। और आपको पता है चाहे R1 लिखो चाहे R2 लिखो, तो cos थीटा कितना आ गया, दोनों बराबर ही हैं, a डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, है ना, इसकी वैल्यू हमें पता है। तो अब आपने क्या किया, यहां पे वैल्यूज पुट कर दी। 2e, e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। और cos थीटा की वैल्यू आपने निकाली कितनी, a डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। और ये वैल्यू कितनी निकाली आपने, a डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। सबको पता है रूट का मतलब हाफ पावर होता है, तो ये कितना आ गया 2। चलो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। इसको रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे, k लिख लो, q लिख लो, और 2 और a को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 1 और ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का रूट, रूट मतलब पावर हाफ, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर कितनी आ गई, 3/2। क्यू इंटू 2a सबको पता है क्या होता है, क्यू इंटू 2a क्या होता है आपका डाइपोल मोमेंट, तो कितना आ गया k, क्यू इंटू 2a की जगह लिखोगे p। ये कितना होता है, ये है डाइपोल मोमेंट, क्यू इंटू 2a, तो डाइपोल मोमेंट लिख दिया। ठीक, तो kp डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। अब कोई चाहे तो ऐसा लिखे इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की जगह, और p डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर डिवाइड की पावर 3/2। अब ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया मैग्नीट्यूड। क्लियर, तो हमने रेजोल्यूशन से इजीली 2 स्टेप में आंसर लिख दिया। हम जो हमारा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ, उससे भी हम निकाल सकते हैं, और उससे भी हम, मैं आपको बता दूंगा उससे कैसे निकालना है, लेकिन आप ये तरीका यूज कर सकते हो। सिंपली वैल्यूज लिखी, डायग्राम बनानी है, डायग्राम को समझना है, और रेजोल्यूशन से आप जल्दी इसको आंसर को निकाल सकते हो। क्लियर, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या, जैसे डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन हमें पता लग जाएगी डायग्राम से। देखो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कहां होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट जो आपका होगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट की मैं डायरेक्शन लिख देता हूं, p वेक्टर, और ये होगी डायरेक्शन इसकी ऐसे, लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। आपकी जो इक्वेटोरियल फील्ड है, ये देखो इसका बिल्कुल उल्टा है। इन वेक्टर्स को आप देखो, p वेक्टर इधर है
P वेक्टर ऐसे है और ये E इक्वेटोरियल वाला वेक्टर ऐसे है। ये बिल्कुल एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं माने इनमें थीटा कितना है 180 डिग्री। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म लिखना है। जब मैं वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? E वेक्टर E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू K, P के ऊपर लगाऊंगा वेक्टर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, ठीक, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर की पावर 3/2 और यहां आगे लगेगा नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? क्योंकि ई वेक्टर और पी वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स माने ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होता है? नेगेटिव साइन लगेगा यहां पे, ठीक। तो जो थीटा है, जो एंगल बिटवीन क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ये कितना होगा? 180 डिग्री। पेपर में आता है एक नंबर का क्वेश्चन कई बार। इन केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन, जब हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री पाई। और इन केस ऑफ एक्सियल लाइन ये क्या होता है? 0, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर? तो ये हमने वेक्टर फॉर्म भी देख लिया और एंगल भी देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि शॉर्ट डाइपोल होता है, तो क्या करते हैं? सेम चीज करेंगे फिर से। अभी शॉर्ट डाइपोल होगा, अगर क्या होगा हमारे पास? अगर शॉर्ट डाइपोल होगा तो शॉर्ट डाइपोल का क्या मतलब है कि आप ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर को आप क्या करोगे? शॉर्ट डाइपोल का मतलब है आप ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर को, ए तो नेग्लिजिबल होगा, डाइपोल बहुत छोटा है, इसको क्या लिखोगे? आर स्क्वेयर ही लिखोगे। ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर को क्या लिखोगे? आर स्क्वेयर। तो आपकी जो फील्ड है, इस केस में जो आपकी फील्ड है, फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, वो क्या आ जाएगी? के पी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर को आप लिखोगे आर स्क्वेयर होल रेज टू पावर 3/2। अब 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये आपकी आ गई वैल्यू केपी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट डाइपोल के लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए केपी डिवाइडेड बाई आर क्यूब और एक्सियल के लिए 2 केपी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। कुछ चीजें आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखनी है। एक्सियल के लिए देखो, एक्सियल के लिए जो शॉर्ट डाइपोल के लिए फील्ड आती थी, ठीक है, एक्सियल के लिए जो शॉर्ट डाइपोल के लिए फील्ड आती थी वो आती थी 2 केपी डिवाइडेड बाई आर क्यूब, 2 केपी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और इक्वेटोरियल के लिए क्या आ रही है? केपी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। हालांकि प्रोपोर्शनैलिटी सेम है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल की भी प्रोपोर्शनैलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। माने अगर ग्राफ बनाएंगे हम, अगर हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका? आर का, तो ग्राफ की नेचर तो सेम ही रहेगी, ग्राफ तो सेम ही नेचर का बनेगा। क्लियर? लेकिन एक चीज नोट करने वाली यहां पे है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल वाले केस में वो 2 टाइम्स है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल वाले केस में। तो ये चीज नोट करने वाली है, बिल्कुल हम यहां पे लिख लेते हैं कि आपने क्या नोट रखना है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, एक शॉर्ट डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सियल की, इट इज 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल। एक नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है। माने इक्वेटोरियल पे जो फील्ड है ना वो हाफ एक्सियल की, शॉर्ट डाइपोल के लिए। देखो ई एक्सियल हमने देखा, ई एक्सियल की वैल्यू कितनी शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या आई? 2 केपी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अगर हमने देखा ई इक्वेटोरियल के लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो ये वैल्यू कितनी आई? केपी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा है ना एक्सियल में। क्लियर? चलिए ये बात भी हमें समझ। और डायरेक्शन दोनों की इक्वल होती है। अगर वेक्टर फॉर्म लिखें, अगर इसी चीज को क्या लिखें? वेक्टर फॉर्म लिखें, इसका क्या लिखें? वेक्टर फॉर्म। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं ई एक्सियल के ऊपर वेक्टर, तो यहां पर लिखूंगा 2 ई इक्वेटोरियल के ऊपर भी क्या लगाऊंगा? ई इक्वेटोरियल के ऊपर भी वेक्टर, लेकिन आगे नेगेटिव। अगर वेक्टर फॉर्म लिखता हूं तो नेगेटिव भी लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल और एक्सियल फील्ड, इक्वेटोरियल फील्ड देखो ऐसे आई और एक्सियल फील्ड ऐसे थी, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट।
क्लियर? तो इनमें एंगल 180 डिग्री, एंटी पैरेलल। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया इक्वेटोरियल फील्ड के बारे में भी। तो इक्वेटोरियल फील्ड वाला डेरिवेशन भी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पेपर में रिपीट हो जाता है, बहुत बार आपको पेपर में आएगा ये करने को। अगर हम जो ये रेजोल्यूशन हमने किया, हमने जो रेजोल्यूशन से ये कर दिया कि ई कॉस थीटा सेम लाइन के अलोंग है, उनको ऐड कर दिया तो 2 ई कॉस थीटा आ गया, वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया। अदरवाइज हम क्या करते कि हमारे पास जो ई पॉजिटिव ई नेगेटिव था, इनके बीच में कुछ एंगल था, ई पॉजिटिव ई नेगेटिव के बीच एंगल था, और वहां से हम क्या कर सकते थे, हम अपना पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते थे। ठीक है, कैसे लगा सकते थे देखो, अगर वैसे किसी ने करना हो, हमारे पास क्या था, यहां पर एक वेक्टर था ई वेक्टर, ई पॉजिटिव, और यहां पर क्या था, ई नेगेटिव, और यहां पर था हमारा बीच से रिजल्टेंट, ये बीच से हमारा क्या था, ई इक्वेटोरियल। ठीक, ऊपर भी एंगल थीटा था, नीचे भी एंगल थीटा था। तो बच्चों ये जो ऊपर भी एंगल थीटा, नीचे भी एंगल थीटा, तो ये जो टोटल एंगल बना, ये कितना बना, 2 थीटा। टोटल एंगल कितना बन गया, 2 थीटा। माने दो वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है, 2 थीटा। ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव, है ना, हमें पता है ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं, जो ई है, और इनमें एंगल कितना बन रहा है, 2 थीटा एंगल बन रहा है। और अगर इनमें 2 थीटा एंगल बन रहा है, तो अगर हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएं, ई इक्वेटोरियल हम निकालेंगे, क्या होता था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा, यहां पे 2 थीटा है थीटा, तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये कितना आ जाएगा, 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस 2 थीटा। 2e स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, 2e स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर आया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में आप सब ने ये पढ़ा हुआ है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आप सब लिख सकते हैं। ठीक है, 2e स्क्वायर, और ये क्या आ गई वैल्यू, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, रूट के अंदर 2 2 जा 4, है ना, ये 2 और ये 2, 2 2 जा 4 ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो सबके कंप्लीट पेयर बन रहे हैं, तो सारे रूट के बाहर आ जाएंगे। 4 का रूट कितना आ गया, 2, ई स्क्वायर का आ गया ई, और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा, तो फिर से 2 ई कॉस थीटा आ गया। अब आप ये वैल्यूज भरोगे 2 ई कॉस थीटा में, ई की वैल्यू भरोगे, ई की वैल्यू भरोगे, कॉस थीटा की वैल्यू भरोगे, तो आगे सेम कहानी है। 2 ई कॉस थीटा निकालने के लिए हमें क्या, ये लॉ लगा के इतना सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ा। और अगर हम रेजोल्यूशन को समझते हैं, रेजोल्यूशन को अगर हम समझते हैं, तो 2 ई कॉस थीटा हम डायरेक्टली लिख देंगे रिजोल्व करके सीधा ही। अगर हम रेजोल्यूशन समझते हैं तो हम ये 2 ई कॉस थीटा देखो सीधा ही लिख पा रहे हैं। अब ये 2 ई कॉस थीटा, आगे तो सारा काम सेम है, फिर आगे पूरी कहानी सेम है, लेकिन 2 ई कॉस थीटा निकालने तक के लिए अगर हम पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं तो भी आंसर सेम आएगा, और अगर हम रेजोल्यूशन करते हैं तो हमारा एक ही स्टेप में हमें समझ आ जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा डाइपोल के बारे में। अब डाइपोल हमारा एक टॉपिक और होगा, एट एनी अदर पॉइंट, जब भी कोई जनरल पॉइंट होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उसमें इससे रिलेटेड। ठीक, तो क्या पढ़ा आज हमने, आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक क्या है, कॉम्बिनेशन है दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर करके देता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, और मैग्नीट्यूड होता है q इंटू 2a, माने चार्ज मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ डाइपोल। इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल में हमारे 3 पार्ट थे, लेकिन हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए, और तीसरा हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन को एंड पोजीशन भी बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन, और इक्वेटोरियल को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके स्कूल के वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर हमने ये डिस्कस किया कि एक्सियल लाइन पे फील्ड कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, डिटेल में हमने डायग्राम कैसे बनानी है, फिर उसके बाद कैसे कैलकुलेशन करना है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने हैं, वेक्टर फॉर्म ध्यान में रखनी है, और शॉर्ट डाइपोल का केस, ग्राफ हो गया, एंगल हो गया। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखनी है, शॉर्ट डाइपोल केस कैसे लिखना है, ग्राफ कैसे बनाना है, और एंगल बिटवीन ई एंड पी, 1 नंबर का क्वेश्चन हमें आ जाता है। फिर उसके बाद
एक्सियल के बाद हमारे पास आता है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल के लिए डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक। फिर उसके बाद, क्योंकि डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस है, डायग्राम आपका ठीक होना चाहिए, साफ होना चाहिए। उसके बाद कैसे वैल्यूज लिखनी है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, और रेजोल्यूशन कैसे करना है, रिजोल्व कर लिया हमने और वैल्यू कैलकुलेट की। फिर से वेक्टर फॉर्म निकाली, वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि एंगल 180 है, वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं। फिर उसके बाद हमने ग्राफ बना लिया और शॉर्ट डाइपोल का केस भी डिस्कस कर लिया, ठीक। फिर नोट में हमने ध्यान रखना है कि शॉर्ट डाइपोल के लिए, किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए जो एक्सियल वाली फील्ड होती है दैट इज 2 टाइम्स इक्वेटोरियल वाली फील्ड, और वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो नेगेटिव लगाएंगे, क्लियर। फिर अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ ही कन्वीनियंट लगता है, आप उसी में कंफर्टेबल हो, तो आप इसी एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन वाले डेरिवेशन को ऐसे कर सकते हो लॉ लगा के, ठीक। फिर यहां पर जब आप पहुंच जाओगे तो आगे के सारे स्टेप्स सेम है, क्लियर। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी अदर पॉइंट।